हमने आपको श्वसन और दहन में अंतर बताया। आज श्वसन की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की क्रिया होती कैसे है, श्वसन होता कैसे है। तो श्वसन जो है दो प्रकार का है, एक बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। वायु श्वसन में क्या होता है कि वायु श्वसन में वायुमंडल की ऑक्सीजन श्वसनांगों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचना, यह वायु श्वसन के अंतर्गत आता है। दूसरा आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो वहां पर उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बात आती है कि ये होती कैसे श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया के लिए विभिन्न जंतुओं में विभिन्न प्रकार के श्वसनांग होते हैं, जैसे हम मनुष्यों में, स्तनियों में, रेप्टिलियंस में, बर्ड्स में इनके लिए लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, नासा मार्ग हैं, विंड पाइप इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन जो जलीय है जैसे मछली वगैरह है इनमें क्लोम पाए जाते हैं। जो कीट पतंगे हैं इनमें ट्रैकिया, लंग्स आदि श्वसनांग होते हैं। अब प्रथम वायु श्वसन में क्या बताते हैं। वायु श्वसन में सबसे पहले है श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में वायुमंडल की ऑक्सीजन अर्थात वायु अपने नथुनों के माध्यम से और विंड पाइप के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में आई हुई शरीर की अर्थात कोशिकाओं से आई हुई CO2 फिर वापस बाहर निकल जाती है। इसे हम ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दूसरा आता है वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय अर्थात एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एयर है, एयर को अर्थात वायु को रुधिर के पास पहुंचाया जाता है श्वसनांगों के माध्यम से। तो वहां पर रुधिर से CO2 जो होती है वह चली जाती है एयर में और एयर से O2 जो होती है वह RBC के पास पहुंच जाती है। इसे कहते हैं वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय अर्थात हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अर्थात देखिए वायु में O2 की मात्रा ज्यादा होती है तो RBC के पास अर्थात रुधिर के पास पहुंच जाती है और रुधिर में जो है विभिन्न अंगों से आए रुधिर में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो वह वायु को चली जाती है। फिर आता है ऑक्सीजन का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंच जाती है तो फेफड़ों में उपस्थित रुधिर केशिकाओं में RBC होती हैं अर्थात लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बात करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात RB के साथ ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं तक अर्थात संपूर्ण शरीर के संपूर्ण ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इसे कहेंगे ऑक्सीजन का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसके द्वारा होगा ये बाई RBC के द्वारा, RBC के द्वारा O2 बाई RBC के द्वारा। फिर आता है रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय। तो जब RBC O2 को लेकर के ऊतकों पहुंचती है अर्थात कोशिकाओं पहुंचती है तो वहां पर आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा वहां कम रहती है।
तो ऑक्सीजन जो है चली जाती है ऊतक द्रव्य में, अर्थात कोशिकाओं पहुंच जाती है जहां माइटोकॉन्ड्रिया है, और वहां से CO2 जो है आरबीसी के साथ बन जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ, और बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार से वह फेफड़ों की तरफ आती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह फेफड़ों से ऊतक की तरफ जाता है। इसे कहेंगे रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय। फिर आता है CO2 का परिमाण। इसे भी पहले ही बता दिया कि वहां पर ऊतक में उपस्थित आंतरिक स्वेदन के फलस्वरूप तैयार हुई CO2 अर्थात बनी हुई CO2 को जो है वो आरबीसी फेफड़ों तक पहुंचाती है, और फेफड़ों में पहुंच करके जब हम श्वासोच्छ्वास क्रिया में निःश्वसन करते हैं अर्थात ऑक्सीजन हवा बाहर निकालते हैं, तो वह CO2 बाहर वायुमंडल में चली जाती है। आज ये वीडियो में इतना ही।